नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज और मैं हूं आपके साथ अरुण मिश्रा। आज एक बेहद अहम मुद्दा लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं पॉलिसी रिसर्चर प्रत्यक्ष मिश्रा। स्वागत, अभिनंदन। बहुत बहुत आभार। आज जो लगातार जिस बात का इंतजार हो रहा था कि राहुल गांधी हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे, और आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें कई सारे बड़े आरोप लगाए, तथ्यों के साथ आरोप लगाए। हाल ही में जो बिहार में हरियाणा में विधानसभा चुनाव हुआ था, उसको लेकर उन्होंने कई ऐसे आरोप लगाए जो कि गंभीर सवाल खड़े करते हैं। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एच फाइल के नाम से एक बड़ा खुलासा किया। उन्होंने ये कहा कि ये एक हाइड्रोजन बम है जो चुनावी सिस्टम की पोल खोल देगा। राहुल ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में कई कथित वोट चोरी की घटनाओं का हवाला देते हुए बिहार में भी वैसी ही घटनाओं का आरोप लगाया है। कल बिहार में पहले चरण की वोटिंग होनी है। ऐसे में राहुल गांधी की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस काफी अहम है और निश्चित तौर पर बिहार में कल होने वाले मतदान में इफेक्ट करेगी और निश्चित तौर पर मतदाताओं पर एक जरूर अपना सवाल छोड़ेगी। मतदाता इस बारे में क्या सोचते हैं। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई राज्यों के एग्जिट पोल भी दिखाए, उसके बाद जो चुनाव परिणाम आए वो भी दिखाए। उन्होंने इसके जरिए ये भी कहा कि हरियाणा, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में भी वोट चोरी पकड़ी गई है। उन्होंने कहा कि हरियाणा एग्जिट पोल में कांग्रेस की जीत दिखाई गई, लेकिन कई जगहों पर ऐसे भी नतीजे पेश किए गए, लेकिन हमें बाद में वोट चोरी की शिकायतें मिली। हरियाणा में जो विधानसभा चुनाव हुआ था, इसमें कांग्रेस की हार हुई थी। तो राहुल गांधी ने कई ऐसी सीटों का भी खुलासा हुआ जिसमें महज कुछ वोटों से कांग्रेस की हार हुई थी। तो आज राहुल गांधी ने जो खुलासा किया है वोट चोरी पर और चुनाव आयोग पर जो बड़े सवाल खड़े किए हैं, ऐसे में क्या लगता है, चुनाव आयोग जवाब देगा या फिर वैसे ही पहले की तरह टाल मटोल करेगा या फिर कहेगा कि शपथ पत्र लेकर आइए? क्या कहेंगे आप? बहुत शुक्रिया अरुण भाई और सभी दर्शकों का बेहद आभार। देखिए, लोकसभा चुनाव 2024 के बाद जितने भी राज्य के विधानसभा चुनाव हुए और 3 विधानसभा चुनाव चुनाव हुए, जिसमें हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड शामिल है। मुझे याद नहीं आता कि उस समय भी किसी विश्लेषक या एग्जिट पोल करने वाले ने ये कहा हो कि इन तीनों राज्यों में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। मुझे तो कम से कम याद नहीं आता, और हरियाणा ऐसा स्टेट है जहां किसी ने भी ये अनुमान नहीं जताया था कि यहाँ पर भाजपा की समर्थित सरकार बन सकती है। लेकिन हो क्या रहा था, हरियाणा का जब चुनाव परिणाम आया और हम सब ने देखा कि पूरा जो एक नैरेटिव था वो पूरा ध्वस्त हो गया, और हरियाणा का जो पूरा एक तरह से ये लग रहा था कि यहाँ तो पूरा आंधी चल रही है, पूरा यहाँ पे तूफान चल रहा है। लेकिन लोग कुछ ये भी कह रहे थे कि यहाँ पे अंडर करंट भी है। लेकिन आप मुझे एक सिंगल व्यक्ति ऐसा नहीं दिखा सकते जो ये जो जिसने ये कभी प्रोजेक्ट भी किया हो कि यहाँ पर अंडर करंट था भी। तो अब बात ये थी कि अभी तक इसके ठोस प्रमाण थे नहीं। लेकिन जैसे नेता विपक्ष ने कर्नाटक के महादेवपुरा में विधानसभा में जो वोट चोरी के आरोप लगाए, उसमें 3 तरह के वोट चोरी के आरोप थे। पहला वोट चोरी का आरोप ये था कि जो वोट चोरी हुई थी वो 3 तरह से हुई। पहला ये कि वोटर का एडिशन किया गया, जितनी मतदाता संख्या में वोटर होने चाहिए उससे फालतू जोड़े गए हैं। दूसरा ये था कि जो वोटर से डिलीशन हुआ है, वोटर लिस्ट से डिलीशन हुआ है। और तीसरा ये था कि जो मतदाता हैं, जो कभी एग्जिट ही नहीं करते, जहां पर वो एग्जिट ही नहीं करते, उस हाउस में उनको वोटर लिस्ट में दिखाया गया। और इसमें जैसे हमने ये भी देखा कि लगभग एक घर में 500 से ज्यादा संख्या, 200 से ज्यादा संख्या, 800 से ज्यादा संख्या, ये इस तरह से देखा। तो पहले कर्नाटक में हुआ, उसके बाद महाराष्ट्र में कांग्रेस के पूर्व एमएलए हैं, उन्होंने अलंद विधानसभा सीट पर इस तरह के आरोप लगाए। तो राहुल गांधी ने उसका भी पूरा भंडाफोड़ किया। और कैसे हमने ये भी देखा कि लगभग 6,000 से ज्यादा वोटर डिलीशन का प्रयास महाराष्ट्र में हुआ। अब देखिए, इसके बीच जो सीआईडी कर्नाटक में जांच की मांग कर रही थी, चुनाव आयोग से डेटा की मांग कर रही थी, उसमें बिल्कुल सहयोग नहीं किया चुनाव आयोग ने। ये हम सबके सामने है। अब जैसे आप हरियाणा में आ जाइए, 2 राज्य जो महाराष्ट्र और कर्नाटक हैं, ये एक कह सकते हैं कि वोट चोरी का एक तरह से नमूना भर थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कुछ क्षेत्रों में आप चाहे तो 1 विधानसभा सीट का बात कर लीजिए, चाहे 2 की बात कर लीजिए, लेकिन वो एक सीमित है। हरियाणा एक ऐसा राज्य है जहां पर पूरे प्रदेश स्तर पर इस तरह के प्रयास किए गए हैं, और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी
आज पूरा अपने प्रेजेंटेशन के ज़रिए इसको बताया गया है। अब जैसे आज सोशल मीडिया पर वो ब्राज़ील की जो महिला लेडीज़ है, उसके नाम पर 22 वोट डाले गए हैं। अब देखिए वो तो ये तो क्लियर कि वो तो नहीं डालने आएगी वोट, या अगर डालने आए तो उसका सीसीटीवी फुटेज दिखा दीजिए, लेकिन सीसीटीवी फुटेज मिलेगा नहीं, क्योंकि चुनाव आयोग ने 2023 में अपने नियम में बदलाव किया है और 2023 में सबसे पहला तो यही बदलाव था, जो केंद्र सरकार की तरफ से एक बिल लाने के बाद किया गया। जो चुनाव आयोग की नियुक्ति है, अब उसमें सीजीआई नहीं रहेंगे और उसमें हुआ ये कि एक तो प्रधानमंत्री साहब होते थे पहले, दूसरे एक विपक्ष के नेता होते थे और उसमें सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते थे। लेकिन एक बिल लाने के बाद सीजीआई को उससे हटा दिया गया। अब इसमें 3 लोग हैं। 3 लोग कौन है? एक तो प्रधानमंत्री साहब खुद हैं, दूसरे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हैं, ये जो भी अपनी सत्ता में रहेंगे नेता प्रतिपक्ष। बिल्कुल, तीसरे जो सरकार के अनुमोदित सदस्य हैं, मतलब एक तरह से आप अमित शाह कह लीजिए या कोई भी केंद्रीय मंत्री जो भी हो कानून सकते हैं। मंत्री भी हो अब सकते हैं। आप बिल्कुल, अब आप ये मुझे बता दीजिए जहाँ पर बहुमत 2 लोगों का होगा, क्या तीसरे की चल पाएगी? प्रशांत भूषण इस बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए, उन्होंने आवाज उठाई, लेकिन अभी तक इस पे कोई क्लैरिटी नहीं आई है, कोई आदेश नहीं आया है और अभी ये पूरी मनमानी चल रही है। हमने ये भी देखा कि लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान लगभग 10 दिन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त ने इस्तीफा दे दिया। कोई बता देगा कि उन्होंने जो इस्तीफा है किस कारणों की वजह से दिया? किसी को नहीं मालूम। पूरी जो पारदर्शिता है स्टेप बाय स्टेप एक तरह से खत्म की गई है। उसके बाद आप सीसीटीवी फुटेज पे आ जाइए। होता क्या था 2023 से पहले 1 साल तक जो पोलिंग बूथ है उनकी सीसी फुटेज की रिकॉर्डिंग रखी जाती थी। लेकिन अब उसमें भी संशोधन कर दिया गया, जो सीसीटीवी फुटेज 12 महीने तक रखी जाती थी, अब वो 45 दिन तक रखी जाएगी। अब आप ये बात बताइए, जो ये महिला है ब्राज़ील की, अगर इसके बारे में कोई खोजबीन भी करना चाहेगा, तो वो कर नहीं सकता है। वो उसको वीडियो नहीं माँग सकता है। क्यों? क्योंकि चुनाव आयोग अपने नियम में संशोधन कर चुका है। तो हरियाणा में जैसे हमने देखा लगभग 22,000 से चुनाव हारी कांग्रेस और वोटर डिलीशन के भी प्रयास वहां पे हुए हैं, बोगस वोटिंग हुई है, इतने सारे आरोप हैं। तो अब इस आरोप ये केवल आरोप नहीं रहा है, अब ये जो है एक आशंका में बदल रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है। ये जो आशंका है ना, ये कोई छोटी बात नहीं है। अब तक ये था कि जो ईवीएम पे आरोप लगाता था विपक्ष, उसको लेके एक हल्का-फुल्का लोग बोल देते थे। लेकिन अब ये जो चीज़ है ये आशंका में बदल गई है कि कुछ तो हुआ है। अब जैसे दूसरा सवाल आपने ये कहा कि कोर्ट क्यों नहीं जाते अगर सबूत है? तो ऐसा नहीं है कि कोर्ट नहीं गए हैं, लोग कोर्ट गए हुए हैं। आप अखिलेश यादव की बात करेंगे यूपी में तो उन्होंने 18,000 एफिडेविट दिए हुए हैं। लेकिन बिल्कुल, हमारे देश कोई में जो जवाब नहीं है। कोर्ट की प्रोसीजिंग है वो सबके सामने है। हाँ, बिल्कुल जो कोर्ट की प्रोसीजर वो सबके सामने है, कोर्ट की स्थिति सबके सामने है, सालों दर सालों मामले चलते रहते हैं, लेकिन उसका कोई जवाब सामने नहीं आता। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ बिहार में जो एसआईआर हुआ क्योंकि अब तक तो ये जो पूरी प्रोसेस चल रही थी, जो भी पूरी आशंका है, वोट चोरी के जितने भी आरोप हैं, अभी तक ये माना जा रहा था कि अनुमान है, ये एक आशंका थी, लेकिन अब ये हमें सच में तब्दील होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अब जो मुझे एक आशंका नज़र आ रही है, वो ये है, बिहार में 5 अब जैसे एक सवाल इससे ये भी निकलता है कि अब लोग कहते भी हैं कि भाई जो हरियाणा में डुप्लीकेट वोटर हैं या बाकी राज्यों में डुप्लीकेट वोटर हैं मतदाता सूची से, तो उसको हटाने के लिए हम एसआईआर की प्रक्रिया कर रहे हैं। लेकिन अरुण भाई मज़ाक की बात ये है, बिहार में 4 महीने एसआईआर की प्रक्रिया हुई। अब जो अंतिम मतदाता सूची आई है, उसमें 5 लाख से ज़्यादा मतदाता डुप्लीकेट हैं। बिल्कुल, बिहार की अंतिम मतदाता सूची में तेलुगु में नाम लिखे हुए हैं, कन्नड़ में नाम लिखे हुए हैं। ये बिहार की मतदाता सूची में हो रहा है। भोजपुरी में हो समझ आता है या मैथिली में हो समझ आता है, लेकिन तमिल में, तेलुगु में क्या मतलब है इस चीज़ का पूरा? और 5 लाख से ज़्यादा नाम डुप्लीकेट हैं। बिहार एसआईआर में ये पाया गया कि जो 10 घर हैं, मैं 10 घर की केवल बात कर रहा हूँ, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। जो 10 घर हैं, उसमें 800 से ज़्यादा मतदाता रहते हैं, यानी एक घर में 800 से ज़्यादा मतदाता रहते हैं। अब कोई मुझे ये ज़रा समझा दे कि एक घर में 800 से ज़्यादा मतदाता कैसे रह सकते हैं? चुनाव आयोग कहता है कि जिनके घर नहीं होते उनको नौशा नंबर देते हैं, लेकिन अब उसका भी पूरा भंडाफोड़ आज हो ही चुका है। तो ये जो पूरी एक अभी तक
एक एक खास स्कीम के ज़रिए हो रहा था, लेकिन एसआईआर वो एक इंस्ट्रूमेंट के तौर पे यूज़ हो रहा है, जो अब इस प्रावधान को स्थायी तौर पर लाया जा रहा है। बिहार में इसका प्रयोग हुआ। बिहार में अभी भी जो सरकारी अनुमान है उसके मुताबिक बिहार की आबादी है 8 करोड़ 22 लाख के आसपास। वोटर लिस्ट में नाम कितने हैं? 7 करोड़ 42 लाख, यानी 81 लाख मतदाता अभी भी वोटर लिस्ट से गायब हैं। जी। भारत के इतिहास में कभी भी ऐसा नहीं हुआ जब इतनी बड़ी मात्रा में वोटर लिस्ट से मतदाता गायब हो। तो ये जो पूरा चुनाव आयोग जश्न मना रहा है कि हमने बहुत अच्छी तरह से एसआईआर किया, कोई आपत्ति नहीं आई, ये बिल्कुल झूठ है, क्योंकि इसका अरुण भाई एक तर्क मैं ये भी देता हूँ कि जब होता क्या है, बिहार में हमने देखा, जब राजनीतिक पार्टियों के जब बीएलए हैं, जब वो अपनी वोटर की शिकायत लेकर मान लीजिए जो भी अधिकारी होते हैं एआरओ या एईआरओ इनके पास जाते हैं, तो जो एईआरओ होते हैं वो कहते हैं कि भाई आप साइड हो जाओ। जो राजनीतिक दल के बीएलए होते हैं उनको कहते हैं कि आप साइड हो जाओ, आपका कोई काम नहीं है, हम जो है इनकी शिकायत का समाधान करेंगे। तो वो जो शिकायत है वो बीएलए के खाते में दर्ज नहीं होती है, वो इंडिविजुअल तौर पर दर्ज होती है। तो ये पूरा इनका ये भंडाफोड़ हो चुका है इन लोगों फिर का। इसमें एक सवाल ये खड़ा होता है कि जब राहुल गांधी ने ये सब कहा, तो चुनाव आयोग ने जो जवाब दिया है, तो उन्होंने यही तो कहा है कांग्रेस के पोलिंग एजेंट मतदान केंद्रों पर क्या कर रहे थे? उन्होंने तभी आपत्ति क्यों नहीं जताई? जबकि उनको तो तभी आपत्ति जताई जानी चाहिए थी। चुनाव आयोग ने ये जवाब दिया है, तो इस बयान से आप सहमत हैं क्या? देखिए, बिल्कुल मैं इससे असहमत हूँ। इसका कारण मैं बहुत स्पष्ट तरह से समझा सकता हूँ। मान लीजिए एक राजनीतिक दल के बीएलए किसी भी बूथ पे मौजूद है। अब अलग-अलग बूथ पे अलग-अलग बीएलएज़ मौजूद होंगे, निगरानी करेंगे। अब होगा ये कि जो मैंने एक उदाहरण दिया, जो ब्राज़ील की महिला थी, उसका जो नाम है वो 10 बूथ पर दर्ज है। उम्र अलग है, और जो उसका पता है वो अलग है, और यहाँ तक कि लिंग भी अलग है। उसको कई बार उसको पुरुष भी बना दिया गया है। तो अब आप ये बताइए, आप एक जगह वोट करने जाएँगे, तो एक बीएलए की नज़र में आप आएँगे। आप उस बूथ पे जी, दोबारा तो नहीं जा रहे हैं, आप जा ग्राफिक तो ज़रिए भी डिफरेंट समझ बूथ सकते पे रहे हैं। ग्राफिक के ज़रिए आप जी, जी। समझ सकते हैं। हाँ, बिल्कुल ग्राफ़िक के ज़रिए आप समझ सकते हैं। तो जो 10 बूथ हैं, उसमें 22 बार वोट किया गया है। एक बूथ पर अगर वोटिंग हो, तो थोड़ा समझ आता है कि हम कह सकते हैं कि हम बीएलए को सावधानी बरतना चाहिए, या जो भी आरोप थे, वो उस समय दर्ज कराए जाने चाहिए। लेकिन होता ये है कि कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, जो हमारी आम लोगों की पकड़ से बाहर होती हैं। चुनाव आयोग के पास पूरा तंत्र है, वो 2 मिनट में चाहे तो किसी भी चीज़ का आंकड़ा सार्वजनिक तौर पे दे सकता है। लेकिन कोई सफाई नहीं दी जाती इसके बारे में। तो मुझे हैरानी होती है बिल्कुल कि चुनाव आयोग जिसकी जो निष्पक्षता है, पारदर्शिता है, हमेशा उसको गिराता जा रहा है। भारत के इतिहास में कभी भी चुनाव आयोग पर इतने आरोप नहीं लगे हैं। गंभीर आरोप नहीं लगे आज थे, इसके नहीं लगे थे, बिल्कुल। जी, जी, बिल्कुल इतने गंभीर आरोप कभी नहीं लगे हैं। नहीं, इस पर तो प्रशांत किशोर का भी बयान आया है, उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी अगर कोई गंभीर आरोप चुनाव आयोग पर लगा रहे हैं, तो चुनाव आयोग का इसको जवाब देना चाहिए। लेकिन चुनाव आयोग तो एक अपनी अलग ही शपथ पत्र के लिए बोल देता है कि आप एक प्रक्रिया के तहत आइए, शपथ पत्र दीजिए, उसके बाद हम आपका जवाब देंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, शपथ पत्र का होता क्या है, जैसे मैंने पहले भी कहा, अखिलेश यादव ने 17,000 से ज़्यादा एफ़िडेविट दिए हुए हैं। उन पे कोई सुनवाई नहीं हुई है आज तक। कुंदर की विधानसभा में जो उपचुनाव हुआ था, उसमें आप देख सकते हैं कि इतिहास की सबसे बड़ी धांधली हुई है। मतलब लोगों को वोट करने के लिए बाहर ही नहीं जाने दिया। पूरा बिल्कुल, गणतंत्र के ज़रिए लोगों को वोटिंग करने से रोका गया। जिस पार्टी का कुंदरकी का ये इतिहास रहा है, कई दशकों से बीजेपी का मेंबर वहाँ पे जीता नहीं है। लेकिन जीता नहीं। अब आप देखिए 2022 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था, उसमें बीजेपी का जो वोट शेयर देखेंगे कैंडिडेट का, वो लगभग 20% से भी कम है। और जो समाजवादी पार्टी का जो कैंडिडेट है, उसका अच्छा खासा मतदाता वोट शेयर है। लेकिन होता ये है कि जब उपचुनाव होते हैं, तो बीजेपी का जो कैंडिडेट है, वो 1,15,000 के समथिंग वोटर से जीत जीत दर्ज जीतता है। ये कभी भी मतलब कुंदर की विधानसभा का इतिहास रहा है, जो कभी पहले नहीं हुआ। बिल्कुल। मैं एक अंतिम सवाल आपसे ये करूँगा, राहुल गांधी ने इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक वीडियो क्लिप दिखाई थी, आपने देखी होगी, वो हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी की थी, जिसमें वो कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि हम अपनी जीत की तरफ वो आश्वस्त हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि सब व्यवस्था हो चुकी है।
तो इसको लेकर राहुल गांधी ने पूछा है कि ये जो व्यवस्था हुई है वो निश्चित तौर पर चुनाव आयोग की तरफ उन्होंने इशारा किया है, इस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल, बिल्कुल अरुण भाई बहुत अच्छा सवाल आपने किया। देखिए अब तो मैं जब चुनाव आयोग का नाम लेता हूँ तो कभी-कभी मेरे मुँह से भाजपा ही निकल जाता है क्योंकि अब जो ये अंतर था ना चुनाव आयोग का और भारतीय जनता पार्टी का बिल्कुल बहुत मिटता चला गया। आज जैसे हम अगर बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें तो उसमें भी जो सवाल चुनाव आयोग को देने चाहिए उनका जवाब कौन दे रहा है? भारतीय जनता पार्टी दे भारतीय रही है। जनता तो अब इस आशंका से तो बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता कि क्या क्योंकि इनके हाथ में पूरा तंत्र है, शासन इनके हाथ में है। तो इनके हाथ में मतलब आज क्या नहीं है, तो किसी भी आशंका से मतदाता सूची हो या पोलिंग बूथ हो, किसी भी आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। चलिए, आपने समय दिया, आपका धन्यवाद। लेकिन ये तो आने वाला समय बताएगा। कल बिहार में पहले चरण की वोटिंग है। राहुल की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या असर रहता है वहाँ के मतदाताओं में? क्या वहाँ के मतदाता इस बात को समझते हैं कि चुनाव आयोग उनके साथ क्या खेला कर रहा है और क्या असर पड़ेगा आने वाले समय में? ये तो चुनाव के बाद ही पता लगेगा। आपका बहुत-बहुत आभार, बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत आभार।